हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है अखिल महेश्वरी और मैं आपके बीएसटी की कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। डोंट वरी। ये है हमारा वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 6 में हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा बिजनेस रिस्क। ठीक है, उससे पहले हमारा स्लोगन हमेशा क्या होता है? स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर, यानी कि सब साथ मिलकर के पढ़ेंगे, साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का, जो कि है बिजनेस रिस्क। इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और काफी वीडियोस में भी मैं बीच बीच में आपको डिस्कस करता रहा हूं बिजनेस रिस्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिस्क का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स। अनसर्टेन इवेंट्स मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। रिस्क कब आती है बिजनेस में? जब अनसर्टेन इवेंट्स की पॉसिबिलिटी हो, और अनसर्टेन इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज हमेशा ही रहती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि कोई भी इंसान, बिजनेस भी अगर आप छोड़ दोगे तो कोई भी इंसान कभी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। उसे पता नहीं है कि आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, जब इसका रिजल्ट हमें नहीं पता, इसकी श्योरिटी हमें नहीं पता, तो ये हमेशा अनसर्टेनिटी जो है वो साथ में क्या लेकर के आती है? रिस्क लेकर के आती है। जैसे मान लो मैं वीडियोस बना रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी एक अनसर्टेन इवेंट ही है। अनसर्टेन इवेंट की पॉसिबिलिटी कैसे है कि मुझे नहीं पता कि ये हिट होगा या ये मेरा आइडिया फेल हो जाएगा, है ना। मुझे नहीं पता कि आप इसे किस तरीके से लोगे। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं? मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूं अपना बेस्ट देने का, लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तो मुझे नहीं पता ना। सिमिलरली एक बिजनेसमैन क्या करता है? वो सिर्फ ट्राई कर सकता है अपना बेस्ट देने का। फ्यूचर में क्या होगा ये उसे नहीं पता, और क्योंकि किसी को भी फ्यूचर के बारे में नहीं पता, तो ये अपने साथ ही क्या बाय नेचर क्या लेकर के आता है? अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। तो रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है ये हमारे लिए फेवरेबल आउटकम भी ले आए, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज। हो सकता है हमारे लिए ये बिजनेस एक्टिविटीज अनफेवरेबल आउटकम भी ला सकती है। ठीक है, देन देखो, रिस्क जो होती है वो दो टाइप की होती है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है तुक्के लगाना, स्पेक्यूलेशंस लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 50-50 मामला चलता है, यानी कि ये वो टाइप की रिस्क है जहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, प्योर रिस्क का मतलब 100% लॉस जिसमें होने वाला है। एग्जाम्पल देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो एक बिजनेस है, सपोज करो मेरा एक रेस्टोरेंट शॉप है, मैं मोमोज बनाता हूँ। ठीक है, और अब तक मैं जो है मैंने मोमोज की वैरायटी, अलग अलग टाइप के मोमोज मैंने बनाए हैं, फ्राइड मोमोज, क्रंची मोमोज, स्टेम मोमोज, और वो बहुत हिट रहे हैं। अब मैं दूसरी वैरायटी में भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अपने रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करना है, और मैं सैंडविचेस भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सैंडविचेस की वैरायटी भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे ग्रिल सैंडविच हुआ, है ना, वेजिटेबल सैंडविच हुआ। तो ये क्या है? ये 50-50 रिस्क पर है, ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क पर है। क्योंकि मेरा बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो हो सकता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो चल भी जाए, हो सकता है कि लोगों को ये मेरा प्रोडक्ट पसंद भी ना आए और मुझे वापस अपने मोमोज पर ही शिफ्ट करना पड़े। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब क्या हुआ? जहां पर 50-50 चांसेस होते हैं, 50% पॉजिटिव आउटकम के, 50% नेगेटिव आउटकम के। प्योर रिस्क का मतलब होता है जहां पे सिर्फ 100% नेगेटिव रिस्क होती है। जैसे मान लो, प्योर रिस्क का एक एग्जांपल क्या हो सकता है कि मैंने दिल्ली से अपना बहुत सारा जो प्रोडक्ट था, बहुत सारा जो सामान था, वो ट्रक में लोड किया और वो जाकर के कोलकाता में जाकर के अनलोड होने वाला था। इसी बीच में उस ट्रक में आग लग जाती है और कुछ भी नहीं बचता। तो ये क्या हुआ? 100% लॉस का, 100% रिस्क का एग्जाम्पल हुआ। तो रिस्क जो है वो दो टाइप की होती है, स्पेक्यूलेटिव, जहां पर एज अ बिजनेसमैन आपको 50-50 चांसेस लगते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्योर रिस्क वो टाइप की रिस्क होती है जहां पर 100% लॉस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो आपके यूनिट टेस्ट में एक चैप्टर आ रहा है, सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, आपने उस चैप्टर को आधा पढ़ लिया, या उस चैप्टर के जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे आपने वो पढ़ लिया। तो ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क इसके अंदर क्या हुई? ये हो गई इसके अंदर स्पेक्यूलेटिव रिस्क कि क्योंकि आपने आधा चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि हाँ, मैं फेल नहीं होऊंगा, अच्छे मार्क्स आए या नहीं आए ये भगवान के ऊपर है, बाकी मैं फेल नहीं होने वाला, एटलीस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर 10 मार्क्स के टेस्ट में एज एन एग्जाम्पल 30-40%, 3-4 नंबर तो ले ही आऊंगा।
प्योर रिस्क क्या हुआ कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता और आपको पता है आप फर्स्ट बेंच पर बैठने वाले हो और आपके आसपास कोई नहीं है आपकी क्लास का बंदा या बंदी, तो क्या होने वाला है 100% आप उसमें फेल होने वाले हो। ये प्योर रिस्क है अगर कुछ नहीं आता तो। आया समझ में? देन ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क या ये जो रिस्क है बिजनेस में, ये किन कारणों से आती है, कुछ फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखो, अभी जाकर के देखो। फर्स्ट क्या आता है? चेंज इन टेस्ट, है ना। तो समझना इसका मतलब, चेंज इन टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि कल तक जो था मैं, है ना, बहुत तीखा खाना खाता था, आज मुझे मीठा खाने का मन है, ठीक है। तो सपोज करो, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट में डेली जाता हूँ खाना खाने और उस रेस्टोरेंट ओनर को भी पता है कि मेरे को तीखा खाना पसंद है, तो क्योंकि मेरे को तीखा खाना पसंद है तो वो मेरे को बिना बोले ही तीखा खाना ला करके दे देता है, ठीक है। अब मान लो आज मेरा मीठा खाने का मन है, उसने मुझे तीखा ला करके दे दिया, तो क्या होगा? मैं उस पर चिल्ला दूंगा, है ना। तो रिस्क कैसे आती है? जब कस्टमर का टेस्ट बदल जाता है। अब कस्टमर का अगर टेस्ट बदल रहा है तो यार उसमें बिजनेसमैन की तो कोई गलती नहीं है ना। लाइक एन एग्जाम्पल, अभी वही एग्जाम्पल अगर अपन कंटिन्यू करें, अगर मेरा आज मीठा खाने का मन है, रोज मैं तीखा खाता हूँ, है ना, बिना ऑर्डर किए ही मेरे पास मेरा खाना आ जाता है, तो इसमें अगर आज मेरा मन बदल गया तो इसमें रेस्टोरेंट ओनर की तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन लॉस किसको हुआ? लॉस उसको हुआ। हो सकता है मैं गुस्सा होकर के वो रेस्टोरेंट ही छोड़ करके चला जाऊं, ठीक है। देन आता है चेंज इन प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस, ठीक है। कि हो सकता है कल तक मुझे वो रेस्टोरेंट पसंद था, वो रेस्टोरेंट आज भी अच्छा है, कोई कमी नहीं है उस रेस्टोरेंट में जिसमें मैं रोज जाता हूँ, पर आज मेरा मन नहीं है उस रेस्टोरेंट में जाने का, मैं किसी और रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या उस रेस्टोरेंट ओनर की गलती है? नहीं, वो तो आपको आपका 100% सर्व कर रहा है ना। लेकिन क्योंकि आपकी प्रेफरेंस बदल गई तो उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसका जो एक कस्टमर का जो पैसा आता वो नहीं आ पाएगा। तो रिस्क कैसे आ सकती है? चेंज इन टेस्ट की वजह से। कस्टमर का जब टेस्ट बदल जाता है, कस्टमर की जब प्रेफरेंस बदल जाती है तो बिजनेस में रिस्क आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा रिस्क और कुछ और फैक्टर से आती है, जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो जाए। से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस स्टडीज और ऐसे कोई और चैनल्स खुल जाएं। अब मान लो कि ना खुल के आ जाएं, और भी बहुत सारे चैनल्स होंगे, अभी भी होंगे और शायद हो सकता है आने वाले टाइम में भी आ जाएं। तो हो सकता है कि जो 100 लोग मेरा वीडियो देखते थे वो एक नए चैनल के आने की वजह से उनका फोकस शिफ्ट हो जाए, वो 20 लोग उधर चले जाएं, तो मेरा तो 20% क्राउड गया ना। तो जब भी एक बिजनेस में कंपटीशन बढ़ जाता है तो रिस्क आ जाती है लॉस की। अब जब 20% क्राउड गया तो मेरी तो कोई गलती नहीं है ना इसमें, मैं तो कल भी जैसा पढ़ा रहा था मैं आज भी वैसा ही पढ़ा रहा हूँ, जैसा कंटेंट मैं कल डिलीवर कर रहा था वैसा कंटेंट मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि कंपटीशन आ गया तो रिस्क एज अ बिजनेसमैन मेरी बढ़ गई। देन स्ट्राइक्स की वजह से भी होता है, वर्कर्स की जब स्ट्राइक्स होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटीन चल रहा है, तो जितने भी एम्प्लॉयज है, मैंने आपको बताया था जब हम बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस पढ़ रहे थे कि अभी क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सबसे सेफ जोन में होते हैं, उनको तो सैलरी मिल रही है, लेकिन लॉस अभी एकदम से जो ये लॉस हुआ ये अकस्मात हो गया, यानी कि अनसर्टेन लॉस हो गया, किसी को नहीं पता था ऐसा होगा कि हम सब घर पे बैठे होंगे। तो ये लॉस किसको हुआ? अभी सबसे ज्यादा बिजनेसमैन को जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। तो आप देखो कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं ये, है ना। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। मान लो गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ कि देखो आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जब मैकडोनल्ड्स बर्गर इंडिया में आया था तो उन्होंने अमेरिकन जो बर्गर था वो अमेरिकन बर्गर मेन्यू उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेंट कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बीफ बर्गर इंडिया में ला दिया। बीफ का मतलब समझते हो आप? बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, यानी कि गाय के मांस से बना हुआ बर्गर, ठीक है। तो अब अमेरिका में वो बर्गर हिट था, तो इंडिया में जब वो लाए तो उन्होंने मार्केट को स्टडी नहीं किया, ठीक है, और उन्हें पता ही नहीं था कि इंडिया में गाय को पूजा जाता है, हम ऐसे नहीं कर सकते थे, बीफ बर्गर हम नहीं खाते हैं। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट मैकडोनल्ड्स को बंद होना पड़ा। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे मैकडोनल्ड्स के अगेंस्ट, और शायद मैकडोनल्ड्स का फ्यूचर पूरा खत्म हो गया था। और तो उन्होंने जब यहाँ देखा ऐसा, तो इससे क्या हुआ कि ये जो है ये उनकी गलती नहीं थी इसमें, इन द सेंस की गलती ये थी कि उन्होंने मार्केट स्टडी नहीं की। बट अगर देखा जाए तो जो चीज एक जगह हिट थी वो चीज दूसरी जगह भी हिट हो सकती थी, लेकिन यहाँ का एनवायरमेंट जो था वो उनको पसंद नहीं आया, मतलब जो एनवायरमेंट था वो अलग था, तो इस वजह से वो फेल हो गए इनिशियली अपने ऑपरेशंस में। गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक ये जो बीफ बर्गर का एग्जांपल है, ये आप कह सकते हो ये एनवायरमेंटल रिस्क के कारण है, चेंज इन एनवायरमेंट हो सकता है,
ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो मैं बहुत सालों से पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से जो कुंदन है यानी कि जो इम्प्योरिफाइड गोल्ड होता है वो जाता है पाकिस्तान, वहां से ज्वेलरी बनती है पाकिस्तानी डिजाइन में, मुस्लिम डिजाइन में, और वो वापस इंडिया में आती है और मैं यहाँ पे उसे सेल करता हूँ। ठीक है, तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, वो लोग भी लॉयल है पाकिस्तानी बिजनेसमैन, और मैं भी बहुत लॉयल हूँ, अच्छा खासा हमारा प्रोफेशनल रिलेशन चल रहा है। लेकिन तभी क्या होता है कि ना इंडिया में एक अटैक हो जाता है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना पाकिस्तानीज को दी जाती है कि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है इसके लिए। और क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है कि आज के बाद नो ट्रेड विद पाकिस्तान, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ ना तो पर्सनल कोई रिश्ता रखेंगे ना प्रोफेशनल। तो आप इस चीज को समझना आप कि मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, लॉयलिटी थी, ठीक है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं कर सकता हूं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि रिस्क क्रिएट करता है। देन अनदर फैक्टर इज ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है ओल्ड हो जाना, यानी कि क्या कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है बिजनेस का रिस्क क्रिएट करने का। समझना, अभी लेटेस्ट आईफोन कौन सा चल रहा है, अभी आईफोन चल रहा है आईफोन 11s, ठीक है, अभी लेटेस्ट आया है। अब मान लो मैंने आज आईफोन 11s खरीद लिया, बहुत सारा पैसा खर्च करके, 1-1.5 लाख रुपए जितने का भी वो आता है मान लो, है ना, और अगले ही दिन क्या होता है, आईफोन 12 एप्पल लॉन्च कर देता है। तो क्या होगा, मेरा आईफोन जो है वो क्या हो गया, वो ऑब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई है, क्योंकि अब नया आईफोन आ गया है। पर आप देखोगे लॉजिकली तो इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं थी ना, मैंने तो पूरा पैसा दिया, इनफैक्ट फोन बिल्कुल फ्रेश है, एक दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस में हो गई। तो इस वजह से क्या आ जाता है, बिजनेस में रिस्क आ जाती है। तो देखो, रिस्क का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, जिसका हमें पता नहीं है फ्यूचर आउटकम। रिस्क दो टाइप की होती है, स्पेक्यूलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव का मतलब 50-50 चांसेस होते हैं, जहां पर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी आउटकम हो सकते हैं। प्योर रिस्क में 100% बुरे आउटकम्स होंगे, ठीक है। रिस्क के कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे। रिस्क आ सकती है चेंज इन टेस्ट में, टेस्ट की वजह से। एज एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रिस्क, तो आप लिखोगे रिस्क आ सकती है चेंज इन टेस्ट की वजह से, चेंज इन प्रेफरेंस की वजह से, ठीक है, इंक्रीज्ड कंपटीशन या स्ट्राइक्स की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी कह लो, या फिर ऑब्सोलेंस की वजह से भी रिस्क क्रिएट हो सकती है, ठीक है। देन हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क के नेचर क्या होता है, इनका फीचर क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से आती है। अब देखना, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है ना, तो ये फीचर्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अनसर्टेनिटीज क्यों होती है एक बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस जो है वो फ्यूचर पे बेस्ड है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा। हो सकता है कि जो आपका ट्रक जा रहा था आगरा से कोलकाता या दिल्ली से कोलकाता, हो सकता है कि ना अर्थक्वेक आ जाए, नेचुरल कैलामिटी, और ना ट्रक जो है वो पलट जाए। तो अब इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। और आप अगर ये सोच के बैठोगे कि यार अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो फिर आप तो कभी भी बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। आप कभी भी अपने जो सामान है वो दूसरी जगह डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो रिस्क क्या है, वो अनसर्टेनिटीज की वजह से आती है। अनसर्टेनिटीज क्यों होती है, क्योंकि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइडेड नहीं है, हमें पता नहीं है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल क्या है कि मान लो डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि है ना, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आनियन का, ठीक है, प्याज का एग्जांपल। मान लो मैंने ना 10 kg अनियन खरीदे, मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, है ना, एक एग्जांपल पे स्टिक कर रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। 10 kg मैंने अनियन खरीद लिए हैं और मैंने ये खरीदे थे 10 रुपीज अ केजी, यानी मेरी कॉस्टिंग कितनी थी, 100 रुपीज की, ठीक है। मैं इसको सेल करने वाला था 11 रुपीज अ केजी पे, यानी कि 110 रुपीज पे, मतलब 10 रुपए का मेरे को प्रॉफिट होता। अब क्या होता है, एकदम से ना अनियन के मार्केट प्राइस, क्योंकि अनियन की ना डिमांड कम हो जाती है और उसकी सप्लाई बहुत सारी है, तो अनियन के प्राइसेस गिर करके 9 रुपीज हो जाते हैं। मैंने कितने में खरीदे, मैंने 10 में, मैं बेचने में कितने में वाला था, 11 रुपीज में, समझना है ना। मैंने 10 रुपए में खरीदे, मैं 11 में बेचने वाला था, लेकिन अब वो उसकी इनिशियल प्राइस ही मार्केट में 9 हो गई है, तो मेरे को कितने में बेचना पड़ेगा, 90 रुपीज में। यानी कि प्रॉफिट तो छोड़ो, यहां तो मैं उल्टा 10 रुपए के लॉस में चल रहा हूं, और इसमें कोई मेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये तो फ्यूचर आउटकम था, अनसर्टेन था, ठीक है।
तो रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फ्यूचर एंड आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स आर अनसर्टेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्या है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। समझना, जो बिजनेस रिस्क होती है ना, वो बहुत एसेंशियल पार्ट होती है किसी बिजनेस का। कोई भी बिजनेसमैन रिस्क को ना खत्म नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता है। वो रिस्क को न्यूट्रलाइज कर सकता है, रिस्क को कम किया जा सकता है सही तरीके से काम करके, पर रिस्क को पूरी तरीके से खत्म कभी नहीं किया जा सकता। रिस्क तो हमेशा बिजनेस में रहेगी, ठीक है। और रिस्क के साथ एक खासियत भी है कि जो हमारी बिजनेस रिस्क होती है ना, वो वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस, वेरिएशन फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। मतलब समझना कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आपके साथ रिस्क छोटी है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपके साथ रिस्क भी बहुत बड़ी है। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ठेला चलाता हूं और कुछ रिस्क आती है बिजनेस में, तो वो कम होगी एज कंपेयर टू द पर्सन जो कि एक मॉल चला करके बैठा है। आया आपको समझ में? देखो, थर्ड फैक्टर हमारा क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क इज इक्वल टू साइज ऑफ बिजनेस। यानी कि कितनी रिस्क आपके बिजनेस में होगी, आपके बिजनेस के साइज पर ही डिपेंड करती है। नेचर पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है। नेचर का मतलब समझना, नेचर मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेचर है, समझना। से फॉर एग्जाम्पल, मैं पेरिशेबल कमोडिटीज बनाता हूं। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेस्टोरेंट खोल के बैठा हूं, तो जो मैंने खाना बनाया है वो मैक्सिमम अगर मैं उसको फ्रोजन भी करूं तो 2 दिन से ज्यादा तो सरवाइव नहीं करेगा ना, वो फ्रिज में रखने के बाद भी, ठीक है। ऐसे में मान लो कस्टमर आता ही नहीं है, तो वो जो खाना है वो तो वेस्ट चला गया ना मेरा। टू द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लो मैं एक मेटल स्मिथ हूं, मैं एक लोहे की शॉप पे काम करता हूं, तो मेटल तो खराब होगा ही नहीं, चाहे वो 2 दिन रखो या 20 दिन रखो। तो डिग्री जो है रिस्क की, यानी कि किस बिजनेस में कितनी रिस्क है, ये बिजनेस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। खास तौर से नेचर ऑफ बिजनेस पर, यानी कि किस टाइप के प्रोडक्ट हम एज अ बिजनेसमैन डील कर रहे हैं। दूसरा हुआ साइज ऑफ बिजनेस पर, जैसे मैंने बताया, जितना बड़ा बिजनेस, जितना बड़ा आपने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, जितना बड़ा आपने उसमें पैसा लगाया है, उतनी बड़ी ही आपके साथ रिस्क होने वाली है। आया समझ में? देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बड़ा अच्छा है ना। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ, रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, इनाम, ठीक है। तो जो रिस्क लेता है उसके साथ प्रॉफिट भी उसको मिलता है, समझना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आप रिस्क लोगे ना, उतना ही आपको प्रॉफिट भी मिलने वाला है। इसका मैं एक बहुत रफ एग्जांपल आपको दे देता हूं, पर आपको बड़ा मजा आएगा इसको समझने में। जैसे वो एक गेम है ना, लूडो किंग, जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल अभी क्वारंटीन में बहुत चल रहा है। तो उसमें ऐसे होता है कि अगर आप 2 प्लेयर्स खेल रहे हो तो 10,000 अगर आप लगा रहे हो तो आपको 19,000 मिल जाते हैं। अगर आप 50,000 कॉइन्स लगा रहे हो तो आपको 95,000 कॉइन्स मिल जाते हैं। अब समझना कि जितना बड़ा आपने रिस्क लिया, आपको हो सकता है उतनी बड़ी गेन हो जाए, है ना। लॉस भी होगा, पर हो सकता है उतनी बड़ी गेन भी हो जाए। और जितनी बड़े आप और ज्यादा बड़ी रिस्क लोगे तो आपको और बड़ी गेन हो जाएगी, है ना। बिजनेस एग्जांपल लोगे तो जितना ज्यादा मैं इन्वेस्ट करूंगा, हो सकता है उतना ही मुझे लॉस हो, उतना ही मुझे फायदा हो। जैसे वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल अगर मैं अपने लूं, आपने अगर वॉरेन बफेट के बारे में कभी सुना हो, ही इज अमंग द टॉप 3 रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इन्होंने क्या किया था, 70s के टाइम पर कोका कोला जो कंपनी है, इसके शेयर्स ना बिल्कुल गिर गए थे। कोई भी कोका कोला को खरीद नहीं रहा था, इनफैक्ट कोका कोला का फ्यूचर बिल्कुल खत्म सा लग रहा था। तो वॉरेन बफेट ने क्या किया, इन्होंने सारे के सारे कोका कोला के शेयर्स खरीद लिए थे। सारे के सारे मतलब मेजॉरिटी स्टेक इनके पास आ गया था। और जैसे ही कोका कोला इंप्रूव हुआ, ये जो थे ये रातों रात रिच बन गए थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी बड़ी आप बिजनेस में रिस्क लोगे, ग्रेटर रिस्क, उतना ही हायर चांस है आपका प्रॉफिट अर्न करने का। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क किस कारण से आती है। लार्जली 4 कारणों से बिजनेस रिस्क आती है। 4 रीजंस बिहाइंड बिजनेस रिस्क। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मतलब जो इंसान के हाथ में नहीं है, प्रकृति की देन है, बाय नेचर है। जैसे अर्थक्वेक आ जाना, लाइटनिंग होना, फेमाइन आ जाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ट्रक जा रहा है दिल्ली से कोलकाता अनलोड होने के लिए, और इसी बीच अर्थक्वेक आ जाता है ना, क्या इसी बीच लैंडस्लाइड हो जाती है, जमीन ही टूट जाती है और ट्रक गिर जाता है। तो क्या होगा, इससे बिजनेसमैन का लॉस हो जाएगा। एक मूवी आपको याद है, ओ माई गॉड, उसमें था एक्ट ऑफ गॉड, अगर आपको ध्यान हो तो। जैसे उसमें पारिस ट्रैवल की शॉप जो थी वो टूट गई थी या गिर गई थी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, है ना। तो इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी। ये तो ये जो रिस्क आई उसकी बिजनेस में, या ये जो लॉस हुआ था उसको, वो नेचुरल कॉज की वजह से हुआ था, ठीक है। देन सेकंड आता है ह्यूमन कॉज, यानी कि इंसान की वजह से आई हुई रिस्क, ठीक है। वो जो अपन ने ऊपर सारे फैक्टर्स पढ़े थे वो सब भी ह्यूमन कॉज के अंदर है। इसके अलावा क्या
इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे देखो अभी ये बहुत अच्छा हुआ, अभी मैं आपको ह्यूमन कॉज ही पढ़ा रहा था और देखो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई। तो ये भी क्या है, ह्यूमन कॉज का ही एक एग्जाम्पल है। देखो काफी नेचर भी काफी सपोर्ट कर रहा है अपने को पढ़ाते समय, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन कॉजेज में क्या हो सकता है, डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्ट्राइक्स। हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉय हो आपके साथ डिसऑनेस्ट हो सकता है मेरा एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो, मैंने उसे 2 करोड़ रुपीज दिए हो किसी और को देने के लिए और वो पैसा लेकर के भाग जाए, तो भैया मेरा तो लॉस हो गया ना। देन उसके बाद क्या आ सकता है, केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रोडक्ट मतलब ध्यान नहीं दिया हो मैंने, है ना। से फॉर एग्जाम्पल लाइक मान लो कि ना जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं तो उसमें लिखा होता है हैंडल विद केयर, यानी ठीक से उसको कैरी करने का है, और अगर मैं ठीक से कैरी ना करूं वो टूट जाए तो। देन हो सकता है स्ट्राइक्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी पिछले पेज पे मैंने आपको समझाया था लॉकडाउन एंड ऑल के बारे में। पावर फेलियर तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अभी अपने साथ ही हुआ है, ठीक है। पावर फेल हुआ और ह्यूमन कॉज, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, अब तो रिलेट कर पा रहे होंगे आप, ये काफी इंटरेस्टिंग बन गया है ना। देन हो सकता है रायोट्स भी एक एग्जाम्पल है। रायोट्स का मतलब क्या हुआ, दंगे। मान लो कि ना शहर में दंगे चल रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक ट्रक भेजा था दिल्ली से कोलकाता। अब कोलकाता में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में दंगे चल रहे थे, तो जैसे ही मेरा ट्रक कोलकाता के बॉर्डर्स के अंदर एंटर हुआ, क्या हुआ, मेरे ट्रक के कांच वाच तोड़ दिए गए। तो ये सारे क्या है, ह्यूमन कॉजेज हैं जो बिजनेस में रिस्क लाते हैं, ठीक है। देन इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं मतलब कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, समथिंग रिलेटेड टू मनी या मॉनेटरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो रिस्क जो है वो इकोनॉमिक कॉजेस के कारण भी आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था कंपटीशन बढ़ गया है तो अपने बिजनेस में रिस्क हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का भी मैंने आपको बताया कि ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ी रिस्क होगी। देन मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी है समझना। जैसे मान लो हो सकता है कि ना जो एक फार्मर था, 2 फार्मर्स हैं, ठीक है, फार्मर ए एंड फार्मर बी, ठीक है। फार्मर ए जो है वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करता है, यानी कि बैल चलाता है, हार्वेस्ट करने के लिए हाथों का प्रयोग करता है, और फार्मर बी जो है वो मॉडर्न मेथड यूज करता है, उसके पास कैनाल से, इरिगेशन कैनाल से नॉल। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फार्मर बी है वो ज्यादा अच्छे से क्रॉप ग्रो कर पाएगा, ज्यादा जल्दी हार्वेस्ट कर पाएगा, उसकी क्रॉप भी ज्यादा अच्छी होगी। अब फार्मर ए ने भी तो पूरी मेहनत की ना, लेकिन अब क्योंकि फार्मर भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो इंसान तो टेक्नोलॉजी के आगे कुछ कर ही नहीं सकता है ना। अब ये भी बहुत सरकास्टिक है कि इंसान ने ही टेक्नोलॉजी बनाई है, पर टेक्नोलॉजी इंसान को ही आगे नहीं रख रही है और खुद आगे बढ़ रही है, ठीक है। देन डिमांड एंड सप्लाई का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही अनियन वाला कि मान लो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी डिमांड खत्म हो जाती है तो रिस्क है। जैसे कोका कोला थी, अच्छी भली कंपनी चल रही थी 70s 80s के टाइम पे, लेकिन एकदम से उसकी डिमांड गिर गई, ठीक है, कंपटीशन बढ़ गया और कोका कोला के शेयर्स गिर गए। तो इसमें कोका कोला की गलती नहीं थी, कोका कोला को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। हाँ बाद में रिकवर हुई, लेकिन एक बार तो सफर करना पड़ा ना। तो इकोनॉमिक कॉजेज ये सब हुए, इनके एग्जांपल्स याद रखना, बहुत काम आएंगे। देन अदर कॉजेज में क्या आता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड वाला, मैं ट्रेड कर रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के साथ। मैंने आपको कहा था ना कि उस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ पाकिस्तान के साथ, ट्रेड बैन हो गया है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, अच्छा भला बिजनेस का मेरे लॉस हो जाएगा। देन मैकेनिकल फेलियर्स, हो सकता है कि मेरी मशीनरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है मैं वीट को क्रश करके उसका फ्लोर बनाता था, आटा बनाता था, अब वो मशीन ही खराब हो गई है तो मेरा प्रोडक्शन पूरा रुक जाएगा। लाइक एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, अशोक लेलैंड करके एक कंपनी है, अगर आपको पता हो तो ये बसेस बनाती है, ठीक है, लो फ्लोर बसेस जो होती है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है। तो एक बार अशोक लेलैंड के साथ क्या हुआ कि इनकी जो मशीन थी जो कि है ना इंजन एंड ऑल क्रिएट करती थी, वो मशीन खराब हो गई और इनके पास कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी नहीं था। तो इस वजह से ये 2 दिन तक प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे ऑलमोस्ट, और इनका करोड़ों रुपीस का लॉस हुआ था, ठीक है। तो ये मैकेनिकल फेलियर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। देन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एक्सचेंज रेट है, देखो सारी दुनिया की करेंसी तो एक जैसी है नहीं, हमारे यहाँ रुपीज चलती है, पाकिस्तान में रुपीज चलती है, बट फिर भी देखो करेंसी सेम होने के बाद भी करेंसी में फ्लक्चुएशंस हैं। यानी कि यहाँ का 1 रुपया पाकिस्तान का जो है वो जो वैल्यू है वहां पे चेंज हो जाती है पाकिस्तान की वैल्यूज, ठीक है। तो फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट भी है। जैसे हो सकता है एक अच्छा एग्जांपल ले लो, मान लो मैं अमेरिका के साथ ट्रेड करता था डॉलर में, तो जब मैं ट्रेड करता था तो $1 जो था इज इक्वल टू 65 रुपीज था, ठीक है।
यानी कि जब मैं ट्रेड करता, मेरे पास अगर सपोज करो मुझे $10 मिल गए, तो मुझे कितना रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 650 रुपीज का प्रॉफिट होता। एकदम से क्या हुआ, जो रुपीज थे वो गिर गए डॉलर के सामने, और मार्केट की वजह से उसका जो फ्लक्चुएशन है वो 60 रुपीज हो गया है। लेकिन अभी भी मैं डॉलर में ट्रेड कर रहा हूं, तो अब जो मुझे $10 मिलेंगे, तो अब मुझे 650 नहीं 600 रुपीज ही मिलेंगे, यानी कि 50 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स का। तो ये आ जाता है अदर कॉजेस की कैटेगरी में। आया आपको समझ में? पढ़ के कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो। पसंद आया है तो लाइक करो, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको डेली पढ़ने हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, सबको बताओ। स्टडी टुगेदर, ग्रो टुगेदर।